कहूँ बिजनेस और करोड़ों की कमाई, तो आपके दिमाग में किसकी छवि आएगी? एक पुरुष बिजनेसमैन की? बिल्कुल सही, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन आज आपको मैं मिलवाता हूँ एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपने मेहनत से एक नए कारोबार की शुरुआत की। वो महिला जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन के बात में भी की थी, और आज वो मेरठ की स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। तो मिलवाता हूं मैं आपको उस शख्स से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैम, आपको कैसा लगा था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र किया था, आपने कैसे सुना था? एक्चुअली मेरे को तो बाद में पता चला, जब एक रिपोर्टर का कॉल आता है मेरे पास कि मैम आप हमें वो वाली क्लिप्स दे सकती हैं जो पीएम सर ने आज मन की बात में आपका वीडियो चलाया था। तो आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता, और मेरे को तो मैं बिल्कुल ही शॉक में थी। तो फिर जब मेरे पास क्लिप्स आई एंड मतलब अच्छा लगा कि हाँ, कि उस टाइम तो जिस टाइम मैंने ये काम स्टार्ट कर रखा था तो लोगों को ज़्यादा जानते नहीं थे इस काम के बारे में। अब तो बहुत ज़्यादा नोन हो गए हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग भी कुछ चीज़ है। उस टाइम तो कोई लोग जानते ही नहीं था कि ये काम, ये भी प्रोफेशन है। तो जब मेरे को पता चला कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ऑब्वियसली ये तो अच्छा ही लगा काफ़ी। जी, अच्छा, एक तरफ जहाँ पे लोग कहते हैं कि खेती किसानी जो है एक घाटे का मतलब सौदा लोग मानते आए हैं कि कौन धान गेहूँ की खेती करेगा, उस जगह पे एग्रीकल्चर में ये वर्मी कंपोस्ट बिजनेस को स्टार्ट करना ये कितना मुश्किल था, या आप इसमें पहले से आपकी जानकारी थी या रुचि थी? नहीं, मेरे लिए एग्रीकल्चर मैं बिल्कुल अननोन थी। मुझे नहीं पता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ इतना ज़्यादा वो है। मैं बीटेक बायोटेक के दौरान मेरे को जब वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट मिला तब मेरे दिमाग में ये आया कि देखिए क्या ना, इंसान को बहुत, अब जैसे आप ही हैं या लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एकदम से ये आता है ना कि अरे ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्यों ना इसमें घुसा जाए, और ये तो खाद आसानी से किसान ले लेंगे और ये सारी चीज़ें। तो मैं उस टाइम बिल्कुल न्यू थी। जैसे जो इंसान वर्मी कंपोस्टिंग करने की सोच रहे हैं अब, उस टाइम बिल्कुल मैं वैसी ही थी जैसे वो लोग थे कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ इसमें बहुत अच्छा प्रोफेशन बन जाएगा, पॉजिटिव सोच रखा था। लेकिन जब मैं इसमें आई तो पता चला कि किसान क्यों नहीं ऑप्ट करता, क्योंकि बहुत सारी वजहें हैं कि किसान ऑप्ट नहीं करते हैं, और बहुत सारे बैक एंड पर भी रीजंस हैं। तो वो सारी चीज़ें बाद में मुझे पता चला कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, और एग्रीकल्चर में ऐसे हमें किया जा सकता है, और ये चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं। और इसीलिए जो आज का युवा है उसको एग्रीकल्चर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल इनोवेटेड माइंड है। अगर उसमें इम्प्लीमेंटेशन, एग्रीकल्चर फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारा मास फार्मर्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। जी, मैं आपको एक बार बता दूं दर्शकों को कि वर्मी कंपोस्ट का मतलब जो है ये केचुए से खाद बनाना। बिल्कुल सही कहा मैंने ना? जी, जी। तो मैम एक चीज़ बताइए कि जब इसकी आपने शुरुआत की थी तो ये खाद या गोबर ये तो जुटा पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो इससे लाती कहाँ से थी, या अभी भी कहाँ से आप लाती हैं इसको? क्या होता है सर, हमने ना ठेकेदार अपॉइंट कर रखे हैं। पहले हम घर घर जाते थे गोबर के लिए कि प्लीज़ आप गोबर देख लो अगर दे सकते हो। तो उस टाइम हमें रेट्स बहुत ज़्यादा हाई मिलते थे, तो वी अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर, और वो प्रोसेस भी पूरा सप्लाई चेन में मैनेज हो नहीं पा रही थी चीज़ें, तो हमने इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट कर दिए। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को हम बोलते हैं कि वी विल पे यू, इतना अमाउंट हम देंगे, आप हमारी यूनिट पर डंप करो। तो वो सारा जितने अभी टैकीनेस होता है वो कवर करते हैं, और हम लोग जो है गोबर यहाँ पर उसके पैसे दे देते हैं। तो हमारे लगभग 2 से 3 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। जो मेरठ शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर गोबर की भरमार है, क्योंकि हर गली में डेयरियां हैं, और डेयरी में लगभग 50-60 भैंसों से कम किसी के पास है नहीं, और वो सारा गोबर जो है वो बहाते हैं नालों में। मेरी मेन वजह काम करने की ये भी थी कि हमें गोबर की अवेलेबिलिटी मिल सकती है। और जब मैंने स्टार्ट करा तो उसके बाद हम शहर में गए। GIC में मेरे को जगह मिली थी गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर स्टार्ट करा था हमने। तो जो ये समस्या है गोबर की, उस समस्या को रिजॉल्व करना भी एक मेन उद्देश्य था कि किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना के उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो लाते हैं, डंप करते हैं, और वो
बस उनका यहीं तक काम होता है डंप करने का, आगे प्रोसेसिंग का, उसकी छटाई का, वो सारा काम हमारा होता है। मतलब कहा जाए कि आपने शहर के वेस्ट को आपने एक पैसे में बदला, या यही ना? जी। ठीक है, तो मैं अगर हम बात करें मैम कि इसकी प्रक्रिया क्या है, जैसे मानिए हर किसान आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो देखने के बाद वो अगर इसे करना चाहें तो वो कितने लागत में कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया पूरी क्या हो सकती है, उसकी शुरुआत कैसे करें वो? देखिए, एक तो ना वर्मी कंपोस्ट के रिगार्डिंग में हर कोई बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, पता नहीं मतलब अलग अलग लोग आ रहे हैं जो फार्मर्स को गलत वे में गाइड कर रहे हैं। तो वी वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग जो है 2 तरीके से होता है, एक विंडोज मेथड से होता है, एक पिट मेथड से होता है। आप किसी की भी बातों में ना आए पहले तो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि आप 30,000 रुपये दीजिए या आप 2.25 लाख रुपए दीजिए एंड मंथली हम आपको इतने रुपए देते चलेंगे, और वो बीच में ही पैसा देना बंद कर देते हैं। हमारे पास आए दिन रोज यही आती हैं कंप्लेंट्स कि मैम हमने वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट तो कर लिया, क्योंकि उस बंदे ने हमसे कहा था कि हम 25,000 रुपये महीना देंगे। अगर इतना ज़्यादा 25,000 रुपये महीना या ये सारी चीज़ें मिल रही होती तो वो बंदा खुद ही क्यों नहीं कर पा रहा? तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको वर्मी कंपोस्ट करना है तो एक तो पहले उद्देश्य क्लियर करिए कि वर्मी कंपोस्ट कमर्शियल पे करना है या मुझे अपनी खेती के लिए करना है। अब ये 2 मेथड से होता है, एक विंडोज मेथड होता है, एक पिट मेथड होता है। विंडोज मेथड कमर्शियल वायबल होता है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ सिंपल लाइंस बनी हुई हैं और उसमें हम गोबर डंप करते हैं, ऊपर से अर्थवॉर्म डाल देते हैं, पूला डाल देते हैं। पूला जो एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी। ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन बनी हुई है और इसके ऊपर से पुआल जो है ये बिछाया हुआ है, और ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये बिल्कुल रॉ गोबर है जो शहरों से लाई गई है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैम? या हमने इसे स्टॉक करके रखते हैं ताकि इसको जो है ये थोड़ा सा, क्योंकि वहां से फ्रेश आता है तो हम अपनी लाइंस में डलवा लेते हैं ताकि ये थोड़ा पुराना होता रहे जी। लगभग 15 से 20 दिन पुराना गोबर इज सफिशिएंट कि हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड फिर हम उसका बेड बनाते हैं। बेड बनाने के बाद हम केचुआ डाल देते हैं, फिर हम इसमें पुराल डाल देते हैं। अब इसमें हम रेगुलर वाटरिंग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में 3 मेन चीजें होती हैं, एयरेशन, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होता है ऑन बेड। पुराल जो है वो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर की तरह, वाटर कंट्रोलर की तरह सब बहुत अच्छा काम करती है। प्लस ये हमारी खाद में नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ाती है, क्योंकि जैसे जैसे गलती है उसी से ही हमारा नाइट्रोजन टू कार्बन की रेशियो मेंटेन हो जाती है। तो इस तरीके से हम करते हैं। ये पूरी साइकिल जो है वो 60 दिन की होती है, डिपेंडिंग अपॉन मौसम। इसमें जो है पूरा क्लाइमेट जो हमने पूरा काम कर रखा है ये नेचर स्पेसिफिक है, तो हमें नेचर के हिसाब से अपनी साइकिल को मॉड्यूलेट करना होता है। कुछ टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि हमें खाद नहीं मिलती बेड पर, और कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें हमें खाद बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी मिल जाती है। तो ये नेचर, जैसे अब आप जनवरी दिसंबर में चले जाएंगे, दिसंबर की 25 तक तो बहुत अच्छा चलता है। जनवरी में हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करना होता है, क्योंकि जो हमारा अर्थवर्म है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाली लेयर्स में रहता है, प्लस वो ब्रीडिंग टाइम होता है तो उसको अंडे देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उसी हिसाब से मेंटेन करनी होती हैं। एक सेकेंड, एक चीज़ मैं रुकूंगा मैम। जो केचुए होते हैं इनकी प्रजातियाँ कौन सी होती हैं, आप लाती कहाँ से हैं? इन्हें किसान कहाँ से लाए? देखिए, इसकी जो, जैसे अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं, अर्थवर्म 3 तरीके का होता है। एक होता है एपिजैइक, पेरिजैइक और एंडोजैइक। एंडोजैइक जो होता है ना वो नीचे चला जाता है इन द सरफेस। जो हमारी इंडियन स्पीशीज है वो यही है कि वो सॉइल के डीप बोरोवर्स होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, तो वो ऊपर वाली लेयर में काम नहीं कर पाते। हमारे पास जो स्पीशीज है वो आइसिनिया पेरिटा है, और इंडिया में आधे से ज्यादा लोग यही स्पीशीज यूज कर रहे हैं। कुछ होती है पेरियोनिक्स एक्जिगेवेटस, वो दैट इज एन अफ्रीकन स्पीशीज। तो ये एपिजैइक स्पीशीज होती है, ये बेड के 4 to 6 इंचेस में काम करती है। जैसे जैसे हम खाद उतारते रहते हैं ये नीचे की तरफ जाती रहती है। ये शेड लविंग स्पीशीज होती है, ये मतलब 24 आवर्स वर्क करती है। टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर कंट्रोल स्पीशीज होती है। आप इसको 0 to 56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेंस की पावर होती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दो या 56 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दो, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारा भी कुछ टेम्परेचर का है कि हम इतने टेम्परेचर पर सर्वाइव करेंगे, लेकिन हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पर नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बुखार है तो हम 104 डिग्री सेल्सियस पे ही नहीं रहते चले जाएंगे।
क्योंकि उसमें तो ऐसे ही इसका है कि हम ये नहीं कि हम अगर ये गर्मी सह सकता है या ठंड सह सकता है तो हम इसे उतने टेम्परेचर पर नहीं रोक सकते। इसका एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है जिसमें ये मैक्सिमम काम करता है, वो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस की रेंज में काम करता है। ठीक है, तो ये है। अच्छा मैं बात करूं मैम कि केचुए की, तो कौन सी प्रजाति के जो केचुए होते हैं, जैसे अधिकतर जो गाँव में किसान होते हैं उनके पास गोबर ज़्यादा अवेलेबल होता है, यही होता है, या पुआल या खेतों के वेस्टेज होते हैं, तो कौन सा केचुआ जो होता है वो किस तरह का खाद खाता है? जैसे कि मानिए कि हमारा गोबर है, हाँ। और किसान जो है देसी केचुआ ला के डाल दिया उसके अंदर, तो पता चला कि वो पूरे को नहीं खा पा रहा, सिर्फ नीचे चला गया वो खाएगा नहीं। जैसे अब हमारा ये आइसिनिया फेडिटा भी है, ये जैसे 1 किलो केचुआ 50 किलो गोबर को खाता है 60 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर। हाँ, 60 दिन, दो महीने के अंदर अंदर। तो ये एक टाइम पीरियड है। अगर आप ये कहें कि नहीं मैं 100 किलो गोबर ले लेता हूँ और मैं इस पे 1 किलो केचुआ डाल देता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको बताऊं कि जो आप पीछे ये गोबर देख रहे हैं, ये रो जो है, इसको 15 से 20 दिन तक ऐसे छोड़ा जाता है ताकि इसमें से जो गैस होती है या जो गर्मी होती है वो निकल जाए और वो ठंडा हो जाए। उसके बाद से आप देख सकते हैं ये नीचे ये जो बेड बना हुआ है, ये इसके नीचे पॉलिथीन नीचे बिछाया हुआ है और इसके ऊपर से ये एक बेड लाइनिंग में गोबर को इसके ऊपर रखा गया है। बिल्कुल मैम। और उसके बाद से इसमें ला करके केचुए छोड़े जाते हैं और फिर इसके ऊपर से पुआल ढका जाता है। पुआल ढकने का मतलब ये है कि इसका जो मॉइस्चर है, इसकी नमी बनी रहे, बिल्कुल, और पानी से इसका छिड़काव करते हैं। तो ये अब इसकी सारी प्रक्रिया करने के बाद अब कितने दिन में ये गोबर जो है ये वर्मी कंपोस्ट खाद में तैयार हो जाएगा? लेयर बाय लेयर उतारते हैं। ठीक है, लेयर बाय लेयर कैसे उतारेंगे? तो मतलब ऐसे कुरेदते हैं, हाँ। रैकर होता है तो उससे हम इतनी लेयर उतार लेते हैं। ठीक है, फिर इतनी लेयर जब हम इसको अंदर और कुरेदेंगे तो हमारे अर्थवर्म ऊपर आने लगते हैं, तो इसे थोड़े टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं। अर्थवर्म सारा नीचे चला जाता है और जितनी भी लूज लेयर होती है वो हम ऊपर से उतार लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और आसान तरीके से मैं समझाता हूँ कि ये क्या होता है कि जो हमारे केचुए होते हैं वो हमेशा नमी के तरफ भागते हैं। तो जब हम इसको कुरेदते हैं ऊपर से ऐसे ऐसे, तो वो जो केचुए होते हैं ऊपर का जो ये हमारा गोबर होता है, जो खाद होता है, ये सूखता जाता है और जो केचुए होते हैं वो नीचे की तरह नीचे जाने लगते हैं और फिर इसको हम साइड कर लेते हैं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद से फिर कुरेदते हैं हम और फिर यही प्रक्रिया होती है कि जब तक कि केचुए पूरे तरीके से वो नीचे ना चले जाएं। तो जो केचुए फिर अब नीचे चले जाते हैं, फिर उन केचुओं को रीयूज कर सकते हैं। ये तो ये इस काम में सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जो हमने अर्थवर्म्स यूज करे हैं उसे हम फिर दोबारा यूज कर लेते हैं और कुछ बढ़ जाते हैं तो हम उसको दोबारा बेड बना लेते हैं। ठीक है, देखिए मैम ये केचुए लाते कहाँ से, मतलब किसान? केचुआ क्या होता है सर, जैसे हमें तो हमने यूनिट लगा रखी है तो हम पूरी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं किसानों को जब उन्हें बेड वगैरह लगाने होते हैं, प्लस हम उन्हें पूरी नॉलेज देते हैं तो वो केचुए हमारे पास से लेके जाते हैं। अच्छा, अगर मानिए कोई किसान यहाँ से मुजफ्फरपुर किसान है, कोई बिहार का किसान है और वो आपसे चाहता है कि ये सारी प्रक्रिया आपसे वो ले सकता है? हाँ, वो ले सकता है। हम उसे पूरा गाइड करते हैं। हमारी पूरी 3 महीने की कंसल्टेंसी होती है। अगर वो कंसल्टेंसी के अलावा भी अर्थवर्म, मतलब वो कंसल्टेंसी ना चाहे कि भाई हमने ट्रेनिंग आपके यहाँ ले लिया, आप हमें अर्थवर्म दे दीजिए, तो हम उसमें भी पूरा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर वो किसान मानिए यहाँ तक नहीं आ सकता है तो हम पूरा उसको वहीं पे फैसिलिटेट कराते हैं। हमारा पूरा चैनल है तो इस तरीके से हम उसे फैसिलिटेट कराते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो हमसे खाद लेते हैं और जैसे कर्नाटका, बेंगलुरु, मतलब हमारा वैसे पैन इंडिया सप्लाई है। और जैसे कुछ किसान चाहते हैं कि भाई हमारा बल्क लेवल पर चाहिए हमें, तो हम उनके हाफ ट्रक लोड्स भी कराते हैं और कुछ फुल ट्रक लोड्स भी जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा होता है। मतलब किसान जो है, देखिए आज के टाइम में किसान भी एक ऐसा है कि भाई उनको भी क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐसे ही बनाया और आपने बेच दिया। तो हम लोगों का पूरा क्वालिटी एश्योरेंस टीम होता है, प्लस मार्केटिंग टीम हमारी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे थे ये बेडिंग करने की और हम खाद जो है कुरेद के निकालने की और केचुए अंदर, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, हम फिर दोबारा बेड ढक देते हैं, फिर दोबारा हम पानी लगाते हैं और फिर हम इसको 5 से 6 दिन बाद खोलते हैं। फिर हमारा बेड नीचे, जैसे जैसे नीचे जाता रहता है वैसे वैसे केचुआ भी नीचे जाता रहता है। लास्ट की जो लेयर बचती है उसे हम साइड में रखते हैं, फिर बेड बनाते हैं, फिर अर्थवर्म ऊपर से छोड़ते हैं। ओके, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो अगर एक बेड जो गोबर बिछाया जाता है, ये कितने दिन में ये पूरे तरीके से तैयार हो जाता है? कितना दिन लगता है? लगभग 60 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, 60 दिन में ये अगर बात करें तो ये इसकी वजन कितना होगा, मतलब कितना? ये जो है 1 बाय 4 बाय 1.5 फीट में
हमारा 50 kg ऑफ गोबर रहता है। डिपेंडिंग इसकी ना हम विड्थ तो सेम रखते हैं, हाइट हम मतलब कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेंथ ठीक है, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 30 बाय 4 बाय 1.5 फीट का बेड है तो उसमें 1.5 टन गोबर आएगा। अगर 20 बाय 4 बाय 1.5 फीट का बेड है तो इसमें लगभग 1 टन गोबर आएगा। तो हर 10 बाय 4 बाय 1.5 फीट पे 500 kgs ऑफ गोबर डलता है। तो इसमें सिर्फ गोबर ही होता है या और भी कोई वेस्टेज आप इसके अंदर डाल होता है? सकते हैं, आप सैंडविच मेथड हम कराते भी हैं। हमने बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज में कराया है जिसमें हम उनका जो वेस्ट है मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको यूटिलाइज कराते हैं। क्या करते हैं हम सैंडविच मॉडल पे बनाते हैं। गोबर जो है हमारा एक ऐसा पदार्थ है जिसमें डिकम्पोजर्स बहुत अच्छे रूप में पाए जाते हैं। तो क्या ना वो पहले हमने गोबर डाला, फिर हमने वेस्ट डाल दिया, फिर हमने गोबर डाला, फिर हमने वेस्ट डाल दिया, फिर हमने गोबर डाला। तो इस तरीके से हम लोग उसको सैंडविच मेथड से कराते हैं। बस उसमें साइकिल पीरियड हमारा बढ़ जाता है। जो हमारा 2 महीने का साइकिल पीरियड था अब वो 3 महीने का साइकिल पीरियड हो जाता है। ओके। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो ये है कि शहरों में चलो सड़कों पे गाय गोबर मवेशी होते हैं, वो गंदगी होती है, लेकिन जो किसानों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि खेतों में जो वेस्टेज रह जाते हैं किसान उसे जला देते हैं। क्या उसका कोई समाधान नहीं है? वो तो बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी एक मीटिंग थी इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, तो उसमें यही था कि लाइव स्टॉक के वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें जैसे हम पुराल को भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम गोबर के साथ कोई भी गलने सड़ने वाला पदार्थ हो जो वेस्टेज जा रहा है, अगर इसके साथ आप मल्च करके डाल देते हैं तो एक बहुत उम्दा क्वालिटी की खाद आती है। और पहले के टाइम में लोग इसी तरीके से तैयार करते थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों ने उसको जल्दी जल्दी तैयार करने के चक्कर में कच्चा खाद डालने लगे, जिसकी वजह से दीमक बढ़ गई और ज़मीन के पास खाना नहीं बचा खाने के लिए। इसी वजह से यूरिया डाई का उपयोग होने लगा। लेकिन अब किसान बहुत समझदार हो रहे हैं। जो भी हम खाद यूज़ करते हैं, अगर हम गोबर की या FYM फार्म यार्ड मैन्योर की या वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं या कंपोस्ट की बात करते हैं, वो खाद एक ऐसा होना चाहिए जिसमें मॉइस्चर अच्छा हो। मतलब मॉइस्चर ये नहीं कि बिल्कुल गीला डाल दो, आप एक मॉइस्चर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उस हिसाब से डालिए। और उसमें एयरेटेड होना चाहिए, मतलब खूब अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। तो अगर वेल डिकम्पोज है तो आप उसको लाइव स्टॉक जितना भी आपका बच रहा है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं कंपोस्टिंग के थ्रू। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये खाद बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो रखा है। और ये मैम अब ये क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? ये पूरे अब इसको कुरेद रहे हैं हमारे बेड को। और कुरेदने के बाद मैंने बताया था जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हम उतार लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। एंड फिर वो जैसे ये जो है इन्होंने ये बटला कर लिया है, अगर आप देखेंगे जी, तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको खाद को ढेरी बना ली है। एंड इस खाद की ढेरी को ये इन कट्टों में भर लेते हैं। एंड इन कट्टों में भरने के बाद हम इसे मशीन एरिया में भेज देते हैं छनाई के लिए। ऑल्दो अगर किसान ये वाली खाद, जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसान ने अपने ही लिए खाद बनाई है, तो अगर वो छानना ना चाहे और अगर यही खाद वो डाल देता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी खाद है ये और इसे हम डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर के लिए या मार्केट में जाने के लिए हमें छनी हुई खाद चाहिए होती है जो कि 4 mm की सीप से पास हुई हो। तो आगे का जितना भी होता है वो हमारा मशीन एरिया में होता है कि हम इस खाद को छानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी थोड़ी गीली खाद है तो वो छन्ने में पास नहीं होती, तो इसे हम थोड़ा सा मॉइस्चर भी इसे थोड़ा सा सुखाते हैं एंड फिर इसे हम छानते हैं या ग्राइंड करते हैं। इस तरीके से फिर जब हमारी खाद मशीन के आगे आ जाती है फिर हम उसको टेस्टिंग वगैरह करके फिर हम उसकी बैगिंग करके फिर हम मार्केट तक भेजते हैं। तो मैम ये तो प्रक्रिया बहुत मतलब स्लो नहीं है कि आप एक बार इसको कुरेदा, आपने खाद निकाला, फिर दूसरी बार कब कुरेदेंगे इसको हम? अब इसको हम बस क्या करते हैं 5 से 6, देखिए फर्स्ट उतार जो है ना वो हमारा बहुत मतलब थोड़ा डिले आता है। वो लगभग आप ये मानिए कि 30 से 40 दिन का टाइम लगता है फर्स्ट उतार में। फिर हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी, जितने भी जीवाणु हैं उनकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत जल्दी वो खाने लगते हैं और हमारा अर्थवर्म का भी पेस लेवल मतलब बहुत जल्दी खाने लगता है। तो फिर हम अब जो दूसरा उतार लेंगे मात्र 3 से 4 दिन के बाद हम उतार ले लेंगे। जैसे इस मौसम में इस टाइम आप देख रहे होंगे वेस्ट विंड चल रही है,
पछवा चल रही है, तो पछवा हवा जब चलती है तो वो सुखाने का काम करती है, तो हमारी खाद बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि अर्थवर्म नीचे की तरफ जाता है जहाँ पे उसे नमी मिलती है, ऊपर की सूखी लेयर जो है वो हमारी खाद बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो मतलब इसमें ही कि जो हमारा ये काम है ये नेचुरल काम है, तो हमें इसमें एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने काम को चलाते रहना होता है। ओके। अच्छा मानी मैम, एक मैंने बहुत जगह और भी देखा है कि लोग इसके ऊपर शेडिंग कर देते हैं, तो क्या शेड करना ठीक होता है या इसे खुले में करना ज़्यादा बेहतर होता है? शेडिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, शेडिंग आप करिए, लेकिन शेडिंग में आपको मतलब मॉइस्चर कंट्रोल में रखते हुए चलना है। जैसे अगर इस मौसम में शेडिंग की बात करते हैं और अगर हम पानी लगा देते हैं तो सूख नहीं पाती खाद, तो इस वाले में मतलब ये मानिए ये तो बिल्कुल लो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, आपको ना शेड लगाने की जरूरत है ना कुछ है। वर्मी कंपोस्ट शेड में तो ऑब्वियसली अच्छा काम। तो बरसात के मौसम में जब बारिश होता होगा तो फिर तो क्या होता है, इसके लिए फायदेमंद होता है या फिर सारे? बरसात में जैसे मैंने बताया कि हमारे कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा काम को स्लो डाउन कर देना होता है। जैसे अगर हम बरसात की बात करते हैं, ये पूला जो है ये इस पर रेनकोट की तरह काम करता है, जितना पानी से एब्जॉर्ब करना होता है उतना एब्जॉर्ब करता है और सब साइड से निकाल देता है। तो जब आप वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करने की सोचें तो उसमें पहला ऑप्शन ये भी रखें कि आपको जगह जो है वो गड्ढे में नहीं लेनी है, क्योंकि गड्ढे में लेंगे तो पानी एक जगह चोक हो जाएगा। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम जो है सारी नालियां खोल देते हैं अपने खेत की, तो जिस क्रॉप में पानी चाहिए होता है वो उसमें चला जाता है, तो दूसरे के खेत में पानी चला जाता है। हमारे यहाँ पर पानी रुकना नहीं चाहिए बस वर्मी कंपोस्टिंग में। ठीक है। अच्छा आजकल मैंने देखा है कि मैम लोग जो पॉलिथीन में भी कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? बैग। हाँ बैग में, तो उसमें और इसमें दोनों में कंपेयर का क्या? कमर्शियल स्केल पर तो विंडरोज मेथड ही वायबल है जी। उसमें क्या होता है, उसमें एक तो वो पिट है ना, तो उसमें पानी चोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं, ऑल्दो उन्होंने नालियां वगैरह दे रखी होती हैं, तो नालियों से मतलब वो पानी निकल नहीं पाता है, तो उसमें चोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। प्लस देखिए ये काम जो है ये लेबर का काम है, इसमें कसला फावड़ा चलता है। जब कसला फावड़ा चलेगा तो आपका बैग फटा, तो समझिए कि, और सबसे मेन बात देखिए ये काम है लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, तो हमारी लेबर यहाँ पे बैठ के काम करना तो पसंद करेगी। अगर मैं उनसे कहूंगी कि आप गोबर में यहाँ पर बैठ के काम करो, कोई नहीं काम करना पसंद करता। आजकल लोगों के बहुत एथिकल इश्यूज हैं कि भाई हम गोबर के काम में थोड़ी काम करेंगे जी। तो आपको उसमें एक तो लेबर का, जैसे अगर आप बैक पर काम करेंगे तो बिल्कुल आपको झुकना पड़ेगा, तो लेबर की कमर दर्द कर जाती है। जब आपको बेड बनाना है तो अगर आपको टेम्परेचर या उसको लेबर कोई भी नीचे नहीं जाने की, बिल्कुल, तो आपको मतलब पूरा लेबर इतनी एफिशिएंटली काम नहीं करती जितनी एफिशिएंटली से इस पर काम कर लेती है। हमने मतलब सेट ऑफ बेड बनाते हैं हम, 9 फीट की चौड़ी पन्नी पे 2 बेड बनते हैं, फिर हम 2 फीट की जगह छोड़ते हैं, फिर हम बेड बनाते हैं। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है अगर आप कमर्शियल स्केल पर कर रहे हैं। अगर आप किचन गार्डन या अपना वेस्ट यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और थोड़ा खूबसूरती भी रखना चाह रहे हैं तो आप बैग्स पर जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये खाद है, क्या किसान इसे गन्ने में, गेहूं में या धान में हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं? ये खाद जो है ये एक तरीके से मिट्टी का खाना है। अभी हमारी मिट्टी केमिकल्स पर है, मतलब हम एक तरीके से ड्रग्स दे रहे हैं मिट्टी को। ये हमारा खाना है जो उसको ज़रूरत है। तो किसान जो है वो एकदम से इस पर शिफ्ट हम कराते भी नहीं है कि आप एकदम से इस पे शिफ्ट हो जाओ तो मतलब प्रोडक्शन में जो जितनी आपकी यील्ड आती थी वो डाउन चली जाएगी। तो इसको टाइम टू टाइम हमें डालते रहना है। मतलब पहले हम 25% लेंगे फर्स्ट साइकिल में, 75% इसकी डोसेज रखेंगे, फिर हम इसकी डोसेज बढ़ाते चलेंगे, उसकी डोसेज कम करते चलेंगे ताकि हमारी यील्ड पर असर ना हो। तो ये इस तरीके से होता है। और अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के नॉर्म्स पढ़ो इंडिया में तो 3 साल बाद ही आपकी क्रॉप जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहलाती है। वो इसी वजह से है क्योंकि एकदम से अगर आप ऑर्गेनिक ज़मीन पर डाल देंगे तो वो एकदम रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो इसकी डोसेज बढ़ाते चलनी है और जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी डोसेज कम करती चलनी है। लेकिन हाँ, इसमें सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लगभग 13 से 14 माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी ज़मीन को ज़रूरत होती है। हम पहले शुरुआत में ये कहते हैं किसान से, जब भी वो आप फार्मिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं खेत की, तो देखिए आप सॉइल का टेस्टिंग ज़रूर कराएं कि आपकी ज़मीन में कितनी क्या चीज़ है और जो आप क्रॉप बोना चाह रहे हैं उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपके बेस्ट रिजल्ट आएंगे।
तो आप हमेशा अपने किसान सहायक के पास अपना एक सैंपल जरूर लेके जाएं कि मैं ये बोने जा रहा हूँ और मेरे को मिट्टी की जांच करानी ही करानी है। तो ये बहुत एक मतलब अहम भूमिका निभाएगी आपको अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अगर मैं बात करूं कि पर डे तो नहीं निकलता होगा खाद, लेकिन अगर मंथली हम बात करें तो कितना? हमारा तो पर डे हमारे आप देखेंगे ना बेड्स जी। तो हमारी ना रोज होती है, जो आज बेड नहीं खुले हुए हैं वो कल बेड खुलेंगे। ओके। तो हमारा तो मतलब इस टाइम पे ऐसा है कि हमारी साइकिल जो है अपने हिसाब से हमने ऑप्टिमाइज कर रखी है। तो हम मतलब खाद वही है, अगर मैं 10 बेड लगाऊं शुरू में तो फिर मेरे को ये है कि मेरा रोज खाद नहीं निकलेगा। जब आपका काम मोमेंटम में आ जाता है और जब आपकी लगभग हो जाते हैं 400-500 बेड तो आपको तो खाद मिलनी है रोज। जी बिल्कुल। तो दर्शकों मैं आपको अब दिखाता हूँ, ये थी एक पूरी प्रक्रिया कि कैसे इसकी बेडिंग की जाती है और इसके पुआल से ढकाई की जाती है और फिर कैसे इसमें से खाद को धीरे धीरे निकाला जाता है। अब हम दिखाते हैं आपको कि पैकेजिंग की पूरी प्रक्रिया कैसी है और एक बार हम ले चलते हैं। तो अभी आपको हमने दिखाया कि पूरी बेडिंग की प्रक्रिया कैसे है और कैसे उससे खाद निकालते हैं और फिर उसके बाद ही कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी सी मशीन जहाँ पे उस खाद को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद से इसकी पैकेजिंग होती है। तो अब मैम से जानते हैं मैम इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे करते हैं इसको? देखिए हमारा ग्राइंडर में मटेरियल डलता है, छनाई होती है, छनाई के बाद हमारा मटेरियल ऐसे आ जाता है। फिर इस मटेरियल में हम मॉइस्चर एनालिसिस, पीएच एनालिसिस और जो भी एफसीओ की नॉर्म्स हैं उस हिसाब से वो हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो भी बैच तैयार है, अब ये देखिए हमारा बैच तैयार है, तो ये जो है फिर हम इसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर मटेरियल हमारा जाता है। तो लगभग हम 50 टन का ऑन एन एवरेज एक बैच तैयार करते हैं, फिर उस हिसाब से हम उसको पूरा मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है। तो पहले खाद इसमें पड़ता है, इस वाले पहले इसमें डलता है, ठीक है, इसके ऊपर जाता है, छनाई होती है, इसमें छनाई होती है। हाँ, छनाई होने के बाद इस कन्वेयर से नीचे आता है खाद। ठीक है। और जो वेस्ट उधर निकल जाता है फिर उसको क्या करते हैं? दोबारा ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, फिर दोबारा ग्राइंड करते हैं। रॉ मटेरियल भी ऐसा, क्योंकि वो भी कंपोस्ट ही है, बस उसको थोड़े से मोटे पार्टिकल्स हो गए हैं वो, क्योंकि कुरेदा चला था तो कुरेदे में जो गीला पार्टिकल था वो मोटा हो गया है। तो मैम ये तो वही है कि आप देख सकते हैं ये खाद बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि केचुओं का कमाल है, बिल्कुल कह सकते हैं ना। आप देखिए बिल्कुल बारीक आप देख सकते हैं कि ये चाय पत्ती के दाने से भी मतलब महीन जो है आपको खाद दे सकता है। भी आया था वो भी पूरा गल चुका है इस खाद में जी। इसका नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ चुका है खाद का। बिल्कुल। और जब आप मार्केट से कभी भी कोई खाद खरीदते हैं तो आपको उसका मॉइस्चर एनालिसिस कैसे करना होता है जी। ये एक सिंपल है, मतलब जब भी आप ऑर्गेनिक खाद खरीद रहे हैं या तो उसको बस ऐसे करके देखना है और उसको ऐसे मार के देखना है। तो अगर हमारा खाद खुल गया है तो इसका मतलब इसमें मॉइस्चर करेक्ट है, और अगर पानी चूने लगता है तो इसका मतलब उसमें एक्सेस मॉइस्चर लगा हुआ है, मतलब वो अभी सही से तैयार नहीं है, उन्होंने पानी ज्यादा लगा रखा है खाद पे, तो आप पैसा पानी का दे रहे हैं। ओ बिल्कुल। यहाँ पर हमारी खाद आने के बाद इसे हम काऊ यूरिन से भी एनरिच करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये हमारा तैयार है, एक तरीके से ये हमारी दाल तैयार है। अब इस पे हमें किसी चीज़ का भी तड़का लगा सकते हैं, ट्राइकोडर्मा भी एनरिच कर सकते हैं, हम इसमें एजेटोबैक्टर भी करते हैं, और हम काऊ यूरिन पेस्टिसाइड से तो एनरिच करते ही करते हैं। और मतलब ऐसे ऐसे हम चीज़ें जो हमसे पर्सनलाइज खाद मंगाते हैं फार्मर्स, तो हम वो भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा मैम, अब बात करें कि ये जब प्रोडक्ट आपका यहाँ तक आ जाता है, इसके बाद से ये ग्राहकों तक या किसानों तक कैसे पहुँचता है? क्या मैं देख रहा था कुछ ऑनलाइन भी पैकेजिंग हो रही थी? हाँ, तो मतलब किसानों तक भी और ऑनलाइन भी हमारा मटेरियल जाता है। तो मतलब वही है कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ किन किन चैनल्स पर डाल रहे हैं, तो उन चैनल्स के थ्रू हमारे पास लीड्स आती हैं, फिर हम उनको कन्वर्ट करते हैं उसमें। तो पूरा मार्केटिंग का हैंडलिंग जो है वो मोर ओवर मेरे हस्बैंड हैं सैयद अकरम रज़ा, ही यूज्ड टू हैंडल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। एंड जितना भी हमारा साइट एस्टैब्लिशमेंट का डिपार्टमेंट है वो मिस्टर जुनेद खान, ही इज़ माय ब्रदर, वो देखते हैं कि कहाँ पर कैसे यूनिट कहाँ पर लग रही है। तो वी यूज्ड टू, मतलब हम टीम वर्क की तरह काम करते हैं। प्लस जितनी भी हमारी लेबर है वो हमारा एक एसेट है, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने काम के ज़रिए और लोगों को रोज़गार देते चलें। देखिए शुरुआत मैंने जब की थी तो एक लेबर होती थी मेरे साथ,
और अब मेरी टीम में लगभग 50 से 60 लोग हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, इधर वो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर हो, वो है मेरे अंडर में। तो मतलब हम लोगों का यही मेन मोटिव है कि हम और यूनिट्स भी लगाते चले जाएं और मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हुए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक जो फाइनल प्रोडक्ट है और ये एक बड़ा सा सेटअप है, जिन्होंने एक छोटे से शुरुआत किया था एक लेबर से और आज 50 से 60 लेबर इनके अंदर काम कर रही हैं। और इन्होंने सिर्फ खाद, केचुए से खाद बनाने का ही काम नहीं किया, इन्होंने शहर को भी साफ किया और एक लोगों को, अगल बगल के लोगों को रोज़गार देने का भी काम किया है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।